പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാരണാസിയിൽ 1200 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും സംസ്ഥാനത്തെ 600 കോടി രൂപയുടെ 33 പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ഗതാഗതം, കായികം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ സമഗ്ര വികസന പദ്ധതികൾക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. तो जिस स्कूल के बच्चों से आज मुझे मिलना हुआ है, मैं उनके जो टीचर्स हैं उनको मिलना चाहूंगा. आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा विचार मुझे क्यों आया होगा. मेरे मन पर इतना प्रभाव पैदा हुआ. 10-15 मिनट का ही वो अवसर था मेरे पास, लेकिन जो प्रतिभा उन बच्चों में थी, जो टैलेंट थी, जो कॉन्फिडेंस था और जो विविधता थी, और वो भी एक सरकारी स्कूल के हमारे सामान्य परिवार के बच्चों की. जो टैलेंट वो बच्चे वहां प्रस्तुत कर रहे थे, आपके परिवार में भी अगर आपका पोता नाती अगर ऐसी टैलेंट आपके सामने रखेगा, तो जब भी मेहमान घर में आएंगे आप उसको खड़ा कर देंगे, जरा देखो मेहमान आए, वो तुम सुनाओ. मेरा कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी का ये सामर्थ्य, उनकी क्षमता, जब वो आप जहां हैं वहां पहुंचेंगे, पद पे नहीं, उस इंस्टीट्यूट में, आप तो नहीं होंगे, आप ऐसे इंस्टीट्यूट बना के जाएंगे कि इस प्रतिभा के बच्चे आने वाले दिनों में आने वाले हैं, उनको वहां कमी नजर ना आए. ये काम सबसे बड़ा आपके जिम्मे है. और मुझे विश्वास है कि अगले 3 दिनों तक यहां जो चर्चा और विमर्श होगा, उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्रभावी दिशा मिलेगी. साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है. हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बना कर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था. शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था. आजादी के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी, लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया. अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है. अगर हम हमारे देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहां शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी, और बनारस तो, मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है. बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे. बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहाँ ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी, मल्टी सेक्टरल थी. शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए. हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो,
हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराए, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। हमारे शिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसात करेंगे, छात्र छात्राओं को, देश के युवाओं को उतना ही ज्यादा, देश के आने वाले भविष्य को भी उतना ही ज्यादा लाभ होगा। साथियों, नए भारत के निर्माण के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण, आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश उतना ही जरूरी है। जो पहले कभी नहीं हुआ, जिन लक्ष्यों को पाने की देश ने कल्पना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकीकत हमारे सामने निर्माण हो रही है। अब आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उभरे, बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में, जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। पूरा अंतरिक्ष उनके बाहुपास में आ रहा है। दोस्तों, देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए भी जो क्षेत्र पहले बंद हुआ करते थे, आज वो सेक्टर बेटियों की प्रतिभा के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, जब देश का मिजाज ऐसा हो, जब देश की रफ्तार ऐसी हो, तो हमें अपने युवाओं को भी खुली उड़ान के लिए नई ऊर्जा से भरना होगा। अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें ये तय करते आए थे कि बच्चों को किस दिशा में जाना है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാരണാസിയിൽ 1200 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും സംസ്ഥാനത്തെ 600 കോടി രൂപയുടെ 33 പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ഗതാഗതം, കായികം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ സമഗ്ര വികസന പദ്ധതികൾക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. लेकिन उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाए, इंटरनेशनल मैगजीन में उसका आर्टिकल भी छप जाए, उसको डिग्री भी मिल जाए, लेकिन वो तो मामला लैब में ही रह जाएगा। हमारे पास लैब टू लैंड का भी तो रोड मैप होना चाहिए ना। जो लैब में है वो लैंड पर भी तो उतरना चाहिए ना। और जैसे लैब टू लैंड होना चाहिए, वैसे ही लैंड पर यूनिवर्सिटी में नहीं गए ऐसे लोगों का अनुभव भी बहुत ज्यादा होता है। और जो लैंड का अनुभव है उसको लैब में भी लाना चाहिए। और लैब में वो कैसे आए, रिसर्च को कैसे एनरिच करे, परंपरागत अनुभव को कैसा करे, ये सोच करके हम कदम उठा नहीं सकते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद में हमारा ज्ञान, उसको कोई चुनौती तो आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन दुनिया के कई देश हैं जो आज ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमसे आगे निकल रहे हैं जी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में परिणाम और प्रमाण दोनों की जरूरत होती है। हम ये कहें कि भाई मैं ये जड़ी बूटी लेते हुए फायदा होता है, परिणाम मिलता है, लेकिन हम मान के चले और सभी यूनिवर्सिटी के तरफ मेरा कुछ न यहां से सुन करके जाए तो चलेगा, 2 शब्द मेरे सुन करके चल जाइएगा और उस पर मंथन कीजिएगा। हमें परिणाम तो मिल जाते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं। और इसलिए हमारे पास परिणाम के साथ साथ प्रमाण होने चाहिए, हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए।
हमारे पास उसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए, कहां से कैसे बदला हुआ है। हम भावनाओं के आधार पर दुनिया नहीं बदल सकते जी। दुनिया के सामने उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। और इसलिए परिणाम होने के बावजूद भी प्रमाण की आवश्यकता आज के विश्व को बहुत जरूरी है। और इसलिए अब हमारी यूनिवर्सिटीज को जो परिणाम से हम परिचित हैं, लेकिन जिसमें प्रमाण का अभाव है, उन प्रमाण की पूर्ति करने के लिए मैकेनिज्म बनाना, व्यवस्थाएं विकसित करना है, परंपराएं विकसित करना, ये आप सब साथियों की मदद के बिना होना नहीं है। एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन पर रिसर्च का ये काम भी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरह कर सकती है। साथियों, हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी बहुत बड़ी ताकत है, चर्चा भी करते हैं। लेकिन क्या कोई यूनिवर्सिटी है जिसने इसका स्टडी किया है कि आखिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या? क्या दुनिया में जब डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर आया था, तब उस दुनिया के उस देश ने किस प्रकार के कदम उठाए थे, वहां की यूनिवर्सिटी कैसे व्यवहार करती थी और उसका बेनिफिट कैसे लिया? बहुत बार हमको कहते हैं, दोहराते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावनाओं पर हम क्यों न काम करें? उस सामर्थ्य का उपयोग हम आने वाले 20, 25, 30 साल के लिए देश को कैसे दे सके? ऐसे ही हम देखते हैं, अब दुनिया के देशों की स्थिति देखिए। समृद्ध से समृद्ध देश भी इस बात से परेशान है कि वहां लोगों की आयु बहुत बढ़ रही है, एजिंग प्रॉब्लम है, और युवा पीढ़ी न के बराबर हो रही है। बहुत बड़ा बल्क बुजुर्गों का है, उनको जो दुनिया चलानी है उसको चला नहीं पाते हैं। अब ये चक्र ऐसा है, हर एक को आना ही आना है। आज हमारा देश युवा है, कभी हमारा देश भी ऐसा ही होगा जिसमें युवा कम होंगे, वृद्ध ज्यादा होंगे। वो दिन आने वाले हैं। क्या दुनिया में अभी से कोई है जो इस प्रकार के वृद्धत्व के कारण उस देश की जो स्थितियां बनी है उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने रास्ते क्या खोजे हैं? यूथ का अभाव में वो समस्याओं का समाधान कैसे कर रहे हैं? कौन सा ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि चीजें बड़ी स्मूथली आगे बढ़ रही है? ये सारे सोचने का काम मेरी यूनिवर्सिटीज का सहज स्वभाव होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में आपके लिए अभी से मैं मानता हूं रिसर्च और काम करने का अच्छा स्कोप होता है, और इसके कारण जिन बच्चों को ये प्रोजेक्ट देते हैं उनका एक विजन बनता है, उनको भी नई चीजें समझने का अवसर मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, क्लाइमेट के फील्ड में भी हमारे लोग अगर काम करें तो असीमित संभावना है हमारे पास। अब हमने देश में एक योजना बनाई। പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാരണാസിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. 1200 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും സംസ്ഥാനത്തെ 600 കോടി രൂപയുടെ 33 പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ഗതാഗതം, കായികം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ പദ്ധതികളുടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്.